नमस्कार, एजुटेक में आपका स्वागत है। आज एजुटेक प्रस्तुत करता है मिस्र की सभ्यता डीएलएड पाठ्यक्रम सामाजिक अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत भाग 14। तो आइए बढ़ते हैं द एजुटेक के साथ मिस्र की सभ्यता में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिस्र की सभ्यता, आज हम इसके दूसरे भाग के बारे में चर्चा करते हैं। मिस्र की सभ्यता के भाग 2 में इसके अंतर्गत हम जानेंगे मिस्र की सभ्यता की विशेषता, महत्व, खूबियाँ और उसके दोष। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे मिस्र की सभ्यता के महत्व के बारे में। तो मिस्र की सभ्यता विभिन्न कारणों से ऐतिहासिक रूप में अधिक महत्वपूर्ण है। यह 3 सहस्राब्दियों से अधिक समय तक नील नदी घाटी के किनारे फली फूली और इसका जो महत्व है उसे निम्न बिंदुओं में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें है सबसे पहले प्राचीन सभ्यता। इसका जो समय काल है आपको पहले वीडियो में पता चला कि लगभग 31 ईसा पूर्व है। ठीक है, इसके बाद इसके भूगोल का प्रभाव है। भूगोल के प्रभाव का तात्पर्य है कि इसकी स्थिति ऐसी जगह पर है जहाँ पर 2 महाद्वीप एक साथ मिलते हैं और एक बहुत लंबी नदी भी जिसकी स्थिति को व्यक्त करती है, जो व्यापार के लिए सुविधा प्रदान करती है। उसके बाद है इसमें लिखित भाषा। लिखित भाषा का तात्पर्य यहाँ की जो लिपि है वह चित्रलिपि थी, जिससे वो लिखित भाषा का उपयोग यहाँ पर किया गया और इससे ऐतिहासिक अभिलेखों को संरक्षण में मदद मिली। फिर इसके बाद बहुदेववादी धर्म और यहाँ की पौराणिक कथाएं हैं। तो हर एक देश में कुछ जितनी भी सभ्यताएं थी कुछ न कुछ धार्मिक परंपराएं रही हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि बहुत अधिक धार्मिक परंपराएं थी। ठीक है, तो जिसमें अनेक देवता थे, के लिए लगभग एक देवता निर्धारित किए गए थे यहाँ पर। तो देवता और पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता जो होते हैं मृत्यु के बाद जीवन और अनुष्ठानों में मिस्र की मान्यताओं में क्या होता था, उनकी के अनुसार उनके सामाजिक संरचना के संकेत मिलते हैं। पिरामिड में दिखाई देने वाली मृत्यु परंत जीवन की अवधारणा इनकी दफनाने की प्रथाओं के बारे में भी व्यक्त करती है। उसके बाद फिरौन और केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो क्या थी कि जो राजा होता था वह पूरे सिस्टम का एक तरीके से केंद्रीय व्यवस्था थी इसकी, ठीक ना, वही उसके पूरे मालिक होता था। उसके बाद ही जो भी निर्धारित होते थे वो उसी के आधार पर निर्धारित किए जाते थे, जो कि एक धार्मिक और राजनीतिक व्यक्तित्व होता था। इसके बाद सामाजिक पदानुक्रम भी आता है। तो मिस्र के समाज में एक पदानुक्रमिक संरचना थी, जिसके शीर्ष पर क्या होता था, फिरौन होता था। उसके बाद पुजारी, नौकरशाह, किसान, फिर उसके बाद अंत में दास और गुलाम का प्रतिनिधित्व होता था। इसके साथ में यहाँ पर ममीकरण की एक परंपरा थी। ममीकरण जो कि मिस्र वासियों के में अपनाई गई थी। मृत्यु के बाद जीवन के लिए अपने विश्वासों से प्रभावित होकर, मतलब मृत्यु के बाद जो जीवन होता है उससे प्रेरित है ना, इनकी धार्मिक परंपरा कहती है कि आदमी के बाद मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है। उससे इन्होंने इस सोच को अडॉप्ट किया और क्या किया कि उसके बाद इन्होंने मृतकों के शरीर को सुरक्षित रखा, जिससे इसकी विस्तृत पूरी प्रक्रिया ममीकरण अनुष्ठान के माध्यम से जानी जाती है, जिसमें क्या होता था, शवों को संरक्षित किया जाता था और उनके मृत्यु के बाद पुनरुत्थान को, विश्वास को भी बल मिलता है। फिर विज्ञान और गणित है इनका। विज्ञान और गणित में भी इन्होंने बहुत अधिक योगदान दिया। ठीक है, तो मिस्रवासियों ने सर्वेक्षण और निर्माण जैसे कार्यों के लिए गणित का प्रयोग किया और साथ ही चिकित्सा और शरीर रचना विज्ञानों पर भी विशेष योगदान दिया है। और इसके बाद फिर ये राजनीतिक स्थिरता यहाँ पर पाई गई। राजनीतिक स्थिरता से तात्पर्य यह है कि प्राचीन मिस्र बहुत लंबे समय तक एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहा है। हाँ, जिसमें फिरौन को दैवी दर्जा प्राप्त था और उसी के ही आदेशों को यहाँ पर दैवी आदेश माना जाता था। व्यापार और आर्थिक संपन्नता, जितनी भी संस्कृति थी उनकी स्थिरता और उनकी उन्नति के पीछे व्यापार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो व्यापार में क्या था, उसके जो थी आसपास की सभ्यताएं थी उनके साथ व्यापार होता था और इसकी जो रणनीतिक या कूटनीतिक स्थिति थी भौगोलिक, वो इसमें बहुत ज़्यादा योगदान देती थी। एक तरफ एशिया की सभ्यता थी, दूसरी तरफ ईरान की सभ्यता थी। तो इस दोनों सभ्यताओं के मध्य यह मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी। तो इस तरीके से इसका व्यापार दोनों देशों से, दोनों सभ्यताओं से लगातार होता रहा विकास की बात। तो ये एक इसकी संपन्नता को बल देती है और यह आगे बढ़ती है। कला और संस्कृति, मिस्र की कला विशिष्ट शैली और प्रतीकवाद के साथ उनकी धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक मूल्यों को दर्शाती है। यह कलात्मक आभूषणों, मिट्टी के बर्तनों और रोज़मर्रा की वस्तुओं तक फैली हुई थी। आविष्कार और उपलब्धियाँ, तो यहाँ पर तकनीकी नवाचार हुए कई प्रकार के। जैसे उन्होंने निर्माण किया, कई संरचनाओं का सिंचाई के लिए तकनीकी विकसित की, शिल्प कौशल का विकास किया। फिर ठीक है, और उसके बाद पिरामिड जैसे विशाल संरचनाओं का निर्माण करने के लिए अपने इंजीनियरिंग कौशल का इन्होंने बहुत अधिक योगदान दिया। ठीक है,
फिर और अगर हम बात करें तो इनकी उपलब्धियाँ थी, देखिए वास्तुकला वगैरह सारी चीज़ों का निर्माण इन्होंने किया है, ठीक है। वास्तुकला के बारे में अगर हम बात करें तो मिस्र में सबसे प्रसिद्ध वास्तुकला वहाँ का गीज़ा का पिरामिड है, पिरामिड संरचना थी। और उसके साथ नरसिंह की मूर्ति, नरसिंह का मूर्ति का मतलब ये था कि शरीर जो होता था जानवर का और चेहरा आदमी का, इंसान का होता था, उससे यह मतलब जिसे स्फिंक्स कहा गया, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ संरचनाएँ थी वहाँ पर। अबू सिम्बल जो मंदिर संरचना यहाँ पर बहुत पाई गई है। तो इस तरीके से ये एक बहुत दीर्घायु निरंतर चलने वाली संस्कृति थी, जिसमें चिकित्सा ज्ञान था, कृषि नवाचार और कूटनीति का प्रयोग। कूटनीति मतलब आसपास की जो संस्कृति थी उनके साथ संबंध रखने के लिए बहुत ज़रूरी थी। इसके साथ अब हम बात करते हैं मिस्र सभ्यता की विशेषता के बारे में। तो मिस्र की सभ्यता मानव इतिहास में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं यहाँ पर उसकी चर्चा की गई है। तो सबसे बड़ी विशेषता थी नील नदी। जो नील नदी विशेषता इसलिए कि यह नील नदी घाटी के उपजाऊ तटों पर विकसित हुई, जिसमें जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कृषि, परिवहन और निरंतर जल स्रोत उपलब्ध कराती है। उसके बाद ये चित्रलिपि है। चित्रलिपि क्या होता है, अभी पिछले हम चर्चा की है इसके महत्व में। मिस्रवासियों ने चित्रात्मक प्रतीकों का उपयोग करके एक जटिल चित्रलिपि विकसित की थी, जिसका उपयोग जो ध्वनि और अर्थ दोनों को व्यक्त कर सकती थी। इसका उपयोग इन्होंने सांस्कृतिक इतिहास के बारे में अपने जो उस समय शासन प्रक्रिया थी उसको चलाने में किया, और आज यह एक ऐतिहासिक रूप से मिस्र को जानने में बहुत बड़ी योगदान देती है। फिर पिरामिड, यहाँ का गीज़ा के पिरामिड जैसी प्रतिष्ठित संरचनाएं उन्नत वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग कौशल को व्यक्त करती हैं, जो फिरौन के लिए स्मारकी कब्रों के रूप में काम करती हैं या करती थी। उसके बाद है फिरौन जो था वह ईश्वरी राजा था। तो फिरौन क्या था, एक ईश्वरी राजा था। फिरौन एक्चुअली राजा का सरनेम था ना, ठीक है। तो वहाँ के जो जितने भी राजा थे उन्हें फिरौन कहा जाता था। तो वो फिरौन को ही यहाँ पर कैसा पद था, वो चूँकि धार्मिक और राजनीतिक दोनों व्यक्ति था, तो यहाँ के जो राजा का महत्व था वो ईश्वरी राजा के रूप में जाना जाता था, दैवी शासन की अवधारणा के कारण ना। फिरौन को जितनी भी केंद्र की सत्ता थी दैवी माना जाता था, अर्थात ये नेता और देवता दोनों इसे माना जाता था। इस मान्यता ने सामाजिक और राजनीतिक संरचना को आकार दिया। चित्रलिपि के प्रयोग ने फिरौन के शासन को और अद्वितीय राजनीतिक सामाजिक संरचना प्रदान किया। आगे फिर रहता है ममीकरण ना। ममीकरण के भी सबसे पहले है धार्मिक विश्वास की हम चर्चा करते थे। तो चूँकि धार्मिक विश्वास के कारण से ही ममीकरण होता है। मृत्यु के बाद के जीवन के लिए अपने विश्वासों को प्रभावित होकर क्या किया था, इसकी चर्चा भी हम पिछले में स्लाइड में कर चुके हैं, तो हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। अनुष्ठानों का अभ्यास किया जाता था, संरक्षित रखा जाता था, जिसे हम ममीकरण प्रक्रिया कहते हैं। कला और वास्तुकला की बात करते हैं तो पेंटिंग, मूर्तियाँ और आभूषण सहित विस्तृत कलाकृतियाँ और उनके कौशल और संरचनात्मक और कलात्मक परंपराओं को प्रदर्शित किया गया। स्फिंक्स जैसे मंदिर और संरचनाएं भी उनकी वास्तुकला कौशल को उजागर करती है। चित्र और गहनों के रूप में सौंदर्य शास्त्र शिल्प कौशल के रूप में मिस्रवासियों की संस्कृति की झलक प्रदान करता है। सामाजिक फिर है पदानुक्रम। तो मिस्र के समाज में एक सामाजिक पदानुक्रम था, जिसके शीर्ष पर फिरौन था यानी राजा था। उसके बाद पुजारी, नौकरशाह, किसान थे। दास और मजदूरों को निचले तबके में माना जाता था। चिकित्सा में नवाचार, फिर चिकित्सा और विज्ञान में क्या हुआ, प्राचीन मिस्रवासियों ने चिकित्सा के क्षेत्र में सर्जरी और दंत चिकित्सा जैसी प्रथाओं के साथ शरीर रचना विज्ञान, शल्य चिकित्सा, औषधि पौधों की प्रारंभिक समझ को जानते थे या प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। गणित और विज्ञान की बात करते हैं अगर, गणित और विज्ञान या ये समझ लीजिए कि कैलेंडर। तो गणित और कैलेंडर एक साथ में हम देख लेते हैं। क्या हुआ कि विज्ञान और गणित के प्रारंभिक ज्ञान के रूप में यहाँ पर विकास हुआ, जिसका उपयोग इन्होंने विभिन्न अपने कार्यों में किया। साथ ही खगोल विज्ञान में भी यहाँ पर उपयोग हुआ, काम हुआ। खगोल विज्ञान का भी इन्होंने उपयोग किया था, उन्हें ज्ञान था। गणितीय ज्ञान को इन्होंने निर्माण में, सर्वेक्षण और व्यापार में लगाया, जिससे महान पिरामिड जैसी निर्माण संरचनाएं हुई। कैलेंडर के विभिन्न विकास किया, कैलेंडर का भी विकास यहाँ पर किया। मिस्रवासियों ने सीरिया के वार्षिक सीरियस सीरियस एक स्टार तारा था, उदय के आधार पर चांद और सौर चक्रों पर आधारित एक कैलेंडर का विकास किया, जो कृषि योजनाओं में उनकी मदद करता था। तो इस तरीके से इन्होंने विज्ञान के लगभग कई क्षेत्रों में काम किया, विकास किया था। धर्म धर्म के बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके थे कि धर्म यहाँ का एक सर्वव्यापक व्यवस्था थी, जिसमें इन्होंने मतलब व्यक्तिगत रूप में भी प्रभावित किया और साथ ही राजनीतिक रूप में भी यह अस्तित्व में था। कला और संस्कृति फिर से वही चीज़ आती है। तो कला और संस्कृति एक से तात्पर्य ये है कि जो कला थे वो एक सांस्कृतिक रूप में विद्यमान थे ना। तो विद्यमान इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हर एक कार्य में उनको कलात्मक ढंग से अभिव्यक्ति की जाती थी। चिकित्सा और विज्ञान, कृषि में नवाचार। कृषि में नवाचार का मतलब नई नई तकनीकें, नए नए सुझाव उपयोग किए गए कृषि में, और फिर जिससे कि उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके, ठीक ना, जिससे कि बड़ी संख्या को पोषण किया जा सके। जैसे नदी का जो बाढ़ होती थी उसने इन्होंने बाढ़ का उपयोग किया। बाढ़ का उपयोग कैसे, पानी के संरक्षण में किया और भूमि के उपजाऊपन का उपयोग किया। तो इस तरीके से इन्होंने प्रत्येक वर्ष कृषि नील नदी पर निर्भरता अपनी
स्थायी रखे। व्यापार और अर्थव्यवस्था तो हर एक, अभी हम पीछे चर्चा कर चुके थे, वही सारी लगभग चीज़ें हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं तो मिस्र की जो कृषि स्थिति थी रणनीतिक थी, जो व्यापार को इसे सुविधाजनक बनाती थी। नील नदी परिवहन मार्ग के लिए भी काम करती थी। कृषि विशेषकर गेहूँ और जौ अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। ठीक है। तकनीकी सरलता, यहाँ की जो तकनीकी थी बहुत अधिक जटिल अभी नहीं हुई थी, अभी शुरुआत तकनीकी का प्रारंभिक रूप प्रचलित था। कानूनी प्रशासनिक प्रक्रिया, तो यहाँ पर एक कानूनी प्रशासनिक प्रक्रिया थी पूरी तरीके से, जिसका सबसे ऊपर कौनता होता था, फिरौन के नेतृत्व में सारा कुछ होता था। तो यहाँ पर भी एक कानून की पद्धति विकसित थी, जिस तरह मेसोपोटामिया में हम्मुराबी की सभ्य संहिता थी, इसी तरह यहाँ पर मिस्री संहिताएं भी थी। ठीक है। दीर्घकालीन अवधि तो ये तो पता ही है कि इसकी अवधि मिस्र की सभ्यता की बहुत लंबी अवधि थी। 3100 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व की इनकी संस्कृति थी, और जबकि 5500 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत मतलब वहाँ के लोगों का जीवन माना जाता है। ज्योतिष ज्ञान का भी मिस्र में विकास हुआ था, जिसका इन्होंने कैलेंडर और खगोल में उपयोग किया। तो इस तरीके से यह एक दीर्घ विकसित संस्कृति के रूप में लंबे समय तक चलने वाली सभ्यता थी। तो इसके बाद फिर हैं, और फिर अब आते हैं इसकी खूबियाँ। यानी खूबियों में बहुत तो हम उस संस्कृति में थे, और उसकी खूबियाँ खूबियाँ ये है कि उनमें क्या अंतर रहा, अन्य संस्कृतियों में भी ये विशेषता पाई गई, लेकिन मिस्र में उससे डिफरेंस क्या था। ठीक है ना। तो एक तो है कि वास्तुकला का चमत्कार। वास्तुकला हर संस्कृति में थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से वास्तुकला का निर्माण हुआ, किया गया, विकसित हुई, वो कहीं दूसरी जगह नहीं थी, इसलिए इसे वास्तुकला में चमत्कार बोला गया। चित्रलिपि भी यहाँ पर विकसित की। वहाँ पर अगर हम बात शैली थी, जैसे नाम था चित्रलिपि। ठीक ना। और उसके बाद है गणित में प्रगति। गणित और विज्ञान में इन्होंने अच्छी खासी प्रगति की। विज्ञान पूरा, जैसे चिकित्सा में भी किया, खगोल में किया, ज्योतिष में किया, गणित का निर्माण इन्होंने व्यवहारिक रूप में किया। तो इस तरीके से इन्होंने प्रयोग किया कई क्षेत्रों में ज्ञान विज्ञान का। ठीक ना। चिकित्सा ज्ञान वही हुआ कि इन्होंने दंत चिकित्सा और विभिन्न बीमारियों के उपचार में क्या हुआ कि प्रारंभिक प्रयास शुरू किए थे। कृषि में नवाचार, कृषि विशेषज्ञता यहाँ पर एक तरीके से पाई है। नदी का उपयोग किया गया, उत्कृष्टता हासिल की, लगातार खाद्य उत्पादन में सुनिश्चितता बनाई रखी। ऐसा नहीं कि अकाल की स्थिति आई। बढ़ती आबादी का पोषण कर किया गया। नील नदी का भरपूर दोहन किया गया। विभिन्न, और जैसे अगर हम दोहन की बात करें, जल का ही दोहन किया गया होगा, या उसके बाद मछली का भी शिकार किया गया होगा, और इसकी सिंचाई तकनीकी का आविष्कार किया। ये सब सारी चीज़ें कृषि में नवाचार के रूप में आती हैं। कलात्मक उपलब्धि, तो कलात्मक उपलब्धि के क्षेत्र में तो इन्होंने कई चीज़ें विकसित की, जैसे बहुत सी मंदिरें हैं। डेडेरा मंदिर हुई, आपके तामस मंदिर हुआ, थेल्प्स मंदिर हुई, और फिर राजाओं की घाटी जैसे क्षेत्र, पुसिम्बल मंदिर हुई। ये सारी चीज़ें इन्होंने तकनीकी का उपयोग किया, कलात्मक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया है। उसके बाद यहाँ पर तकनीकी नवाचार भी आया ना। तो इन्होंने धातु कर्म, मिट्टी के बर्तन और कपड़ा उत्पादन सहित विभिन्न रूपों को विकसित किया है। ठीक है। कानूनी और प्रशासनिक प्रणाली भी इनकी खुद की थी। संगठित कानूनी और प्रशासनिक प्रणालियों की स्थापना ने सामाजिक व्यवस्था और शासन में योगदान दिया। कानूनी संहिताओं का अस्तित्व है हुआ, जैसे कि आपको मेसोपोटामिया और नमो आदि सब की तरह यहाँ पर भी संहिताएं पाई गई। विवादों को सुलझाने और न्याय और में निष्पक्षता पर जो जोर देती हैं, जिससे सामाजिक व्यवस्था में योगदान हुआ। ठीक है। इसके बाद है यहाँ की संस्कृति और परंपराएं रही हैं। तो संस्कृति तो हर जगह, हर एक सभ्यता में उनकी कुछ निश्चित परंपराएं थी। तो उन परंपराओं को अच्छे रूप में करने के लिए क्या हुआ, एक क्या बनाई गई, पद्धति बनाई गई थी, धर्म के आधार पर या राजनीति अपनी आवश्यकता के अनुसार में। तो उसी को हम संस्कृति और परंपरा के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है। तो ये थी यहाँ पर धार्मिक कथाओं और प्रथाओं, और एक जटिल पंथ ने कला, शासन और प्रशासन मानदंडों को प्रभावित पूरी तरीके से किया था। उसमें इसे एक स्थायी सांस्कृतिक विरासत को जन्म देती है, जो कि एक परंपरा के रूप में आगे चलती रही। ठीक ना। और ये पूरी उनकी कला और आज चीज़ों को भी संरक्षित करी, और समाज को एक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था में बनाए रखे। जटिल सामाजिक संरचना में फिरौन, पुजारी और आम लोगों के लिए पारिभाषिक भूमिकाएं निश्चित थी कि ये काम ये ही करेंगे, दूसरे नहीं कर सकते, और ये पूरा एक पदानुक्रमित समाज था। उसके बाद अंत्येष्टि संस्कार, यहाँ पर अंत्येष्टि संस्कार या प्रथा के रूप में प्रचलित था, जिसमें विस्तृत दफन अनुष्ठानों और संरचनाओं, जैसे कि किंग्स की घाटी यानी राजाओं की घाटी, और उसमें बाद के जीवन पर विश्वास किया गया, ममीकरण का प्रयोग किया गया। साथ ही यहाँ पर ताबूत ग्रंथों की भी व्यवस्था थी, जैसे उनके पास लिखा लेख भी मौजूद थे कि इनकी परंपराएं ऐसी क्यों थी, इसके बारे में हमें झलक जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसी तरीके से इनकी कैलेंडर प्रथा थी। कैलेंडर इन्होंने विकसित किया था, जो कि धार्मिक त्योहारों की सहायता के लिए खगोलीय अवलोकनों पर आधारित था। यह एक कृषि में उपयोगी कैलेंडर था। ठीक है। लंबी अवधि काल, इनका जो इनकी संस्कृति थी, यह लंबी समय तक चली। इसके बारे में हम अच्छी चर्चा कर सकते हैं।
कि बहुत एक तो 500 ईसा पूर्व से फिर शुरुआत वहाँ के मानव नील समुदाय रहना शुरू किया नील नदी के किनारे। फिर ये समुदाय अलग-अलग उत्तर और दक्षिणी भागों में बटा हुआ था। फिर राजा मेनेस के द्वारा इन्होंने इससे इन दोनों को जोड़ा गया, यानी एक शासन पद्धति बनाई गई। तब से माना जाता है कि मिस्र सभ्यता की उत्पत्ति हुई और यह काल 3100 ईसा पूर्व से था। इसके बाद यहाँ पर फिर अलग-अलग राजवंशों का बनाता है, तो अलग-अलग राजवंशों के शासन में भी इसमें प्रारंभिक राज्य, पूर्व साम्राज्य, फिर मध्य साम्राज्य, फिर उसके बाद के काल जिसमें फिर थे आपके रोमन और अरबी लोगों का आक्रमण हुआ वहाँ पर और अंत में स्वतंत्रता प्राप्त करता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से मिस्र का ये इतिहास रहता है दीर्घकालिक विरासत के रूप में। और ऐतिहासिक विरासत भी यहाँ पर है और व्यापार नेटवर्क जो चूँकि उस समय तत्कालीन जो भी संस्कृति थी और आगे विकसित हुई उन सब के साथ मिस्र का व्यापारिक नेटवर्क था और इसका नेटवर्क मेसोपोटामिया से मिस्र, अरब होते हुए भारत, चीन तक विकसित था। ज्योतिष ज्ञान के ही आधार पर इन्होंने क्या किया, अपनी कृषि और धार्मिक मान्यताओं को स्थापित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योतिष ज्ञान भी अच्छा खासा मौजूद था। अब इसके बाद आते हैं हमारे सामने कि मिस्र सभ्यता के कुछ अवगुण थे। देखिए हर एक सभ्यता के बहुत से अवगुण होते हैं और उसके अवगुणों का मूल्यांकन अवलोकन हमें उसी की समय के अंतर्गत करना चाहिए, उस तत्कालीन परिस्थिति में, आज के संदर्भ में नहीं करना चाहिए। तो अगर हम उस अनुसार में करते हैं तो कुछ चीज़ें वहाँ पर सही होती हैं और कुछ चीज़ें गलत होती हैं आज के नज़रिए से अगर हम देखें तो। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक असमानता व्याप्त थी क्योंकि यहाँ पर एक पदानुक्रमित समाज था वो ना, ठीक है, इसलिए इसका जो पालन किया जाता था बहुत कठोरता से पालन किया जाता था और ये गुलामी यहाँ की एक बहुत अकारी व्यवस्था थी ना, ठीक है, जो कि बाद में काफ़ी समय तक चली। दास प्रथा पूरी विकसित हुई यहाँ पर और इसका उपयोग भी यहाँ से लोगों को ले जाया गया। अमेरिका में भी दास प्रथा इसी के चलते अस्तित्व में थी। ठीक है, तो गुलाम कैसे बनाए जाते थे, एक तो युद्ध बंदियों को बनाए जाते थे या फिर जो आर्थिक रूप से क्या हो जाते थे और लोन अगर है उनके ऊपर, लोन न चुकाने की स्थिति में वो गुलाम बनाए दिए जाते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर दो तरीके से किया जाता था, गुलाम बनाए जाते थे। कट्टरधर्मिता मौजूद थी, यानी हर चीज़ के लिए कट्टरता थी, धर्म को लेकर सारी चीज़ें धर्म के आधार पर निर्धारित होती थी। इसमें आलोचनात्मक सोच और नवीनता को सीमित कर दिया था, जैसे कि अभी वर्तमान में बहुत से देशों में है कि नवीन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं, धर्म को ही सब कुछ मानते हैं, धर्म के आधार पर ही सारी चीज़ों को परिभाषित करना को सही गलत समझते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पर भी मौजूद थी। सीमित तकनीकी की प्रगति, जो तकनीकी थी चूँकि प्रारंभिक अवस्था थी हर चीज़ की, उसकी तो बहुत अधिक आज की तरह विकास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे विकास हो रहा था, हालांकि वह इस समय सीमित रूप में ही थी। फिर नील नदी पर इनकी एक सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो भारत जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी पर निर्भरता थी। इसी तरीके से यहाँ पर मिस्र के लोगों का मिस्र पर ही निर्भरता, नील नदी पर ही निर्भरता थी। नील नदी के बाढ़ का हालांकि इन्होंने उपयोग करना सीख लिया था, ये इनकी बड़ी उपलब्धि थी। तो इस तरीके से ये पूरी संस्कृति प्राकृतिक आपदा और नील नदी के व्यवहार के उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो गए थे। अर्थात अगर उनके ज्ञान का उपयोग आज के संदर्भ में किया जाए तो काफ़ी उपयोगी है। उसके बाद अलगाववाद, ये चूँकि ये पूरा समाज क्या था, एक वर्गीकृत समाज था, स्तरीकृत समाज था, तो यहाँ पर एक अलगाववादी व्यवस्था भी धीरे धीरे खड़ी हो गई और पूरा समाज अलगाववाद का शिकार भी हो जाता है। महिलाओं के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छे विचार नहीं थे, महिलाओं को सिर्फ पुरुषों की दासी के रूप में माना गया और फिर इन्हें किसी भी राजनीतिक या धार्मिक अनुष्ठान में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ की महिलाओं की स्थिति स्थिर नहीं थी और फिर धीरे धीरे हालांकि उनमें सुधार हुआ, बाद में समय में आर्थिक कुछ कुछ अधिकार उन्हें देना शुरू हुआ था। तो ये थे इसके प्रमुख अवगुण। तो आज के हम वीडियो में यहीं तक की चर्चा करेंगे, मैं दूसरे भाग के। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो है इसके तीसरे भाग पर, जो आधारित है नील नदी घाटी सभ्यता का इतिहास के संदर्भ में। दया जुटेक को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।